गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 7 का हिंदी के विषय में पढ़ेंगे। क्लास 7 के हिंदी के इस बुक में आप सबों को पहला चैप्टर की पढ़ाई हो चुकी है, जिसका नाम है किरणों का खेल। अब ये पोयम पिछली कक्षा में अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग करा दिया जा चुका है। उम्मीद है कि आप सब इसे रिवीजन करते होंगे और याद कर लिए होंगे। बच्चों, अब हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के बाद के जो कार्य है वहाँ चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। पहला है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। चंद्रमा की किरणें हैं, क्या है? चंचल है या काली है या धूमिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे कि चंचल है। चंद्रमा की किरणें क्या है? चंचल है। अब आगे चलते हैं कि कविता के अनुसार कौन झूम रहे हैं, फूल, पेड़ या घास? तो कविता के अनुसार पेड़ झूम रहे थे। आगे है गाँव में कि धरती बिखेर देती है, पत्थर, खाना या मोती? तो इसका आंसर हो जाएगा मोती। आगे है रवि बटोर लेता है, मोती, रुपये या किरणें? तो इसका आंसर हो जाता है मोती। अब दूसरा में है शब्द और अर्थ के का उचित मिलान कीजिए। क, ख, ग, घ, ड़ 1 2 3 4 5। आप इसको देखिए, क का मिला हुआ है 5 में, ख का मिला हुआ है 4 में, ग का मिला हुआ है 1 में और घ का मिला हुआ है 2 में और अड़ का मिला हुआ है 3 में। आप सब अपने अपने बुक में ऐसे ही मैच कर लीजिएगा। अब तीसरा नंबर में लिखा हुआ है कविता की अपूर्ण पंक्तियाँ पूर्ण लिखिए। कविता में जो है जो पंक्तियाँ अपूर्ण है उसको पूर्ण करके लिखना है। जैसे एक हम लिख दिए हैं पुलक, पुलक पर कट करती है धरती, हरित तृण की। इसके बाद आपको पोयम से मिल जाएगा, इसको आप खुद से बना लीजिएगा। अब बच्चे हम आते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर में है इन प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क में है मनोहर चंद्रमा की चंचल किरणें कहाँ खेल रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल में खेल रही है। हो गया बच्चे। अब दूसरा क्वेश्चन है ख धरती रोमांच कैसे प्रकट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हरी घास की नोकों से धरती रोमांच प्रकट कर रही है। अब ग है पेड़ किस कारण झूमने लगे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंद बहने वाली हवा के कारण पेड़ झूमने लगे हैं। आगे है घ सवेरा होने पर मोती कौन बटोर लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सवेरा होने पर मोती बटोर लेता है। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आगे चलते हैं बच्चों पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में इन प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पांचवा का क है चांदनी कैसी है तथा कहाँ कहाँ बिछी हुई है? अब इसका आंसर देख लीजिए। पांचवा का क का आंसर है कि चांदनी स्वच्छ है, स्वच्छ चांदनी धरती और आकाश में बिछी हुई है। इसको भी आप नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। अब आगे पांचवा के ख में चलते हैं। पांचवा के ख में लिखा हुआ है कविता के अनुसार शांत और चुपचाप क्या कार्य चल रहे हैं? तो ख का आंसर हो जाएगा कि कविता के अनुसार प्राकृतिक रूपी नर्तकी माया के कार्यकलाप अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसके कार्यकलाप एकांत भाव से शांत और चुपचाप चल रहे हैं। पांचवा का ख कविता के अनुसार प्राकृतिक रूपी नर्तकी माया के कार्यकलाप अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसके कार्यकलाप एकांत भाव से शांत और चुपचाप चल रहे हैं। अब पांचवा का ग देखते हैं। पांचवा का ग में है सबके सोने पर धरती क्या बिखेर देती है? सबके सोने पर धरती क्या बिखेर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का ग का आंसर है कि कविता के अनुसार जब सब सो जाता है तब धरती मोती बिखेर देती है। जब सब सो जाता है तो धरती क्या बिखेर देती है? मोती बिखेर देती है। अब पांचवा का घ देखिए।
सूर्य संध्या का नया रूप कैसे छलकता है? अब इसका आंसर देख लीजिए। पांचवा का घ का आंसर है संध्या होने पर आकाश रूपी सांवला होने लगता है। सूर्य द्वारा दिए गए मोती झिलमिल तारों के रूप में इसके श्यामल तन को और सुंदर रूप प्रदान करते हैं। इस तरह सूर्य संध्या का नया रूप छलकता है। पांचवा का घ है संध्या होने पर आकाश रूपी सांवला होने लगता है। सूर्य द्वारा दिए गए मोती झिलमिल तारों के रूप में इसके श्यामल तन को और सुंदर रूप प्रदान करते हैं। इस तरह सूर्य संध्या का नया रूप छलकता है। अब ये हो गया बच्चे। अब इस साइड देखते हैं। इस साइड है छठा में लिखा हुआ है इन प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में दीजिए। छठा का क का पहला, क में कविता की इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। छठा के क का पहला है क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यह है क्या ही निस्पद निशा है, स्वच्छ सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। अब इसका जो है भाव स्पष्ट करके लिखना है। तो इसका आप आंसर देख लेते हैं बच्चे। छठा का क का पहला है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि यह स्वच्छ चांदनी कितनी सुंदर लग रही है तथा चारों ओर बिछी हुई रात्रि बिल्कुल शांत है, निर्बाध किंतु मंद गति से चारों ओर सुगंधित हवा बह रही है। ऐसे में हर दिशा आनंदित है। वीडियो को पॉज करके आप सब इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। छठा का क का पहला हो गया, अब क का दूसरा है और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं भाव स्पष्ट कैसे होता है। छठा के क का दूसरा है कवि कहता है कि जो मोती सवेरे होने पर सूर्य बटोर लेता है उन्हें वह छिपने के समय अपने को विश्राम देने वाली संध्या को दे देता है, जिसके कारण संध्या के श्याम तन की अलग ही शोभा होती है। श्याम तन पर चमकते मोती से तारे उसके नया ही रूप प्रदान करते हैं। इसको भी आप सब अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे है कविता में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है। अब इसका आंसर देख लेते हैं बच्चे। छठा का ख का आंसर है कविता में कवि ने प्रकृति के चांदनी रूप का वर्णन किया है। चांदनी रात में धरती तथा पेड़ों का वर्णन किया है। प्राकृतिक रूपी नर्तकी के क्रिया कलाप शांत भाव से चल रहे हैं। सूर्य और आकाश के प्राकृतिक रूप का वर्णन किया गया है। छठा का क, इसको भी आप नोटबुक पे लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे है बोध एवं विचार। इसका पहला है सोचकर बताइए कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहता है। कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहते थे। इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर हेडलाइन के नीचे लिखा हुआ है पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। इस कविता के माध्यम से पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाया गया है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। अब दूसरा देखिए, बताइए इस कविता के रचनाकार कौन है। तो इस कविता के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। अब आगे आ जाते हैं भाषा ज्ञान में। पहला, निम्नलिखित के तुक वाले शब्द कविता से चुनकर लिखिए। तुक वाला शब्द लिखना है, जैसे क थल, थल का तुक हो जाएगा तल। ख में नोको, नोको का हो जाएगा झोको। निशा का दिशा, कलाप का चुपचाप, सोने का होने, जाता का छलकाता। इसको आप सब बुक में भी लिख लीजिएगा। और दूसरा देखिए, पढ़िए और समझिए। ये पर्यायवाची शब्द है, इसको याद कर लेना है आप सबको। जैसे हो गया अवनी, धरती, वसुंधरा, ये सब धरती पृथ्वी का नाम है। अंबर, आकाश, नभ, ये आसमान का नाम है। निशा, विरामदायिनी, रात, ये रात्रि का नाम है। पवन, वायु, समीर, ये हवा का नाम है। पर्यायवाची शब्द है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं।
आगे आगे है शून्य श्याम तनु जिसने उसका नया रूप छलकाता है। उपर्युक्त पंक्ति में शून्य को श्याम तनु कहकर तथा रूप को नया कहकर विशेषता बताई जा रही है। अतः संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दिए गए शब्दों के सामने कविता के आधार पर विशेषण लिखना है। चंद्र, चंद्र का विशेषण चारू हो जाएगा। किरने, किरने का विशेषण चंचल हो जाएगा। चांदनी का विशेषण स्वच्छ। पवन का मंद। तृण का हरित। और निशा, निशा का होगा निस्बद्ध। अब बच्चे इधर देखते हैं 4 नंबर में दिए गए शब्दों का उचित मिलान कीजिए। जैसे रवि किरणें प्रकट करती है वह, और इधर लिखा हुआ है सर्वनाम क्रिया जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चौथा का क में है रवि। क का जो है आंसर हो जाएगा 4, ख का आंसर हो जाएगा 3, ग का आंसर हो जाएगा 2 और घ का आंसर हो जाएगा 1। आप सब इसको बुक में मिलान कर लीजिएगा। 5वां देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें उपर्युक्त काव्य पंक्ति में च वर्ण एक से अधिक बार आया है, अतः अनुप्रास्त अलंकार है। अब देखिए, जहाँ कोई वर्ण 2 या अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास्त अलंकार होता है। कविता के अनुप्रास्त अलंकार के अन्य 2 उदाहरण लिखिए। तो अन्य 2 उदाहरण देखिए, क में है अवनी और अंबर तल में, ये हो गया अनुप्रास्त अलंकार। ख में है निर्यात नटी के कार्यकलाप, इसको भी आप सब जो है बुक में भर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आगे मौखिक है, उच्चारण करना है, आप सब खुद से उच्चारण कर लीजिएगा। और आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको जो हमने आपको क्वेश्चन आंसर करवाया है, फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और याद करने के साथ साथ इसको आप फेयर कर लीजिएगा। सबका फेयर करके अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।